वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSCC समेली। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों के बीच पार्ट सेकेंड शीर्षक एक लेख और एक पत्र का लेके आया हूँ। पिछला वीडियो पार्ट 1 आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये दूसरा पार्ट है एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक आप सभी जानते हैं, इसके लेखक है भगत सिंह, जिसका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और मृत्यु 23 मार्च 1931 को और शाम 7:33 पे इसकी मृत्यु हुई थी। तो उसका कुछ भाग रह गया था। नेक्स्ट भाग सुखदेव के नाम पत्र में हमने कुछ चर्चा भी कर लिया था। अब आगे की चर्चा हम करने जा रहे हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू बुक है और लाइन बाय लाइन पढ़ा के समझा दिया जाता है। आप इसे 1 से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपको एक लेख और एक पत्र पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो अगला है, यहाँ तक हो गया था कि सुखदेव और भगत सिंह में चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ था, जिसमें एक दूसरे को शेयर कर रहा था कि अच्छी मौत क्या है, कोई मतलब आत्महत्या क्या, ये इस सब पे चर्चा कर रहे थे। ठीक है, उसी में कहा कि एक बात याद है ना, सुखदेव को भगत सिंह बोलते हैं कि सुखदेव क्या आपको याद है कि हमने जो बम फोड़ा था, ठीक है, असेंबली में जाके हमने जो बम फोड़ा था, उस बम पे अगर चाहते तो हम लोग अंग्रेज के सामने गिड़गिड़ाते, उससे दया मांगते, भीख मांगते, कहते मुझे बख्श दो, लेकिन वो क्या होता, वह गिरा हुआ बात होता। आज हम सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, क्योंकि अब यहाँ से अगर कुछ होता है तो पूरा सरकार, पूरा जनता, पूरे जगह यह बात होगा कि यह सबसे आगे काम करने वाले में से है। ठीक है, अगर हम यह काम नहीं करते तो लोग इसका बुरा प्रभाव लोगों पे पड़ता। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। बंदी मतलब जो पकड़ के जेल में रख दिया जाता था, उसे क्या कहते हैं, बंदी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। जान गया भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब जानता है, अगर एक बार जो अंग्रेजों के चंगुल में आ गए, इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। क्योंकि बहुत जल्द ही ये भी समझ गया कि हम मर जाएंगे, मेरा जो समय है बहुत अंतिम चल रहा है। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का ना तो ज्ञान ही था, ना हमें उसे विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका ये अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? ऐसा माना, हम जान रहे हैं कि कुछ न कुछ समय में हम मर ही जाएंगे। हमें ज़बरदस्ती भी भोजन खिलाता था। हम सब जब उपवास में बैठे थे, हम लोगों को ज़बरदस्ती भोजन खिलाता था कि खाएगा तब ना जिंदा रहेगा, क्योंकि वो सब पे भी थोड़ा बहुत बोझ होता है कि कोई मरे नहीं, उसके यहाँ से कह दी, उसको जवाब देना पड़ता है। नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना, कदापि आत्महत्या नहीं की जा सकती है। कहता है कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, और हमें अगर आत्महत्या करने की नौबत तो वो सिर्फ देश के प्रति, लोगों को ज्ञान देने के प्रति ऐसी सब बातें होनी चाहिए। हमारे मित्र श्री यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु तो स्मरणीय है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? मतलब एक था, कौन थे ये? थे श्री यतीन्द्रनाथ दास। ठीक है, यतीन्द्रनाथ दास, जो यतीन्द्रनाथ दास थे, ये भी आत्महत्या किए थे जेल में। तो वही कर रहे, क्या वो जो किए थे, वो उसका जो मृत्यु हुआ था उसके बारे में क्या था कहना आपका? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ, समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया, हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एवं एक आदर्श मृत्यु है। आदर्श मृत्यु, आदर्श मृत्यु क्या है? वैसी मृत्यु जो देश के लिए मरे, देश के लिए कुछ करने के लिए, देश के जनताओं को आगे बढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के प्रेम को जगाने के लिए, वही आदर्श मृत्यु है। तो ये जो
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो मरे, ये कि इसको जो फांसी लगा, ये आदर्श मृत्यु हुआ। उसी के बाद और तेज हो गया भारत की आज़ादी के लिए, और जो स्वतंत्रता संग्राम की जो आग थी और भड़क गया। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाए। सब जानता था इसको मृत्यु दंड का सजा सुनाएगा, किसको? राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को। सब जान रहा था, तो सबको बोल रहा है कि सब अस्थिर रहो, सब सुनो उस डेट को, किस दिन हमको मृत्यु दंड दिया जाएगा और तत्पश्चात उसे फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, मुझे सजा सुनाएगी और तब जाके फांसी होगा। यह मृत्यु सबसे सुंदर मृत्यु होगा, परंतु आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। आत्महत्या, आत्महत्या, आत्महत्या कौन करता है बताइए आप लोग? आत्महत्या वही करता है जो थोड़े से दुखों के लिए सहन नहीं कर पाता है शरीर, और वो क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। वह दुनिया में उसके अंदर किसी भी परिस्थिति में, कठिनाई में लड़ने की क्षमता नहीं होता है और वो आत्महत्या कर लेता है। सपोज करो कि किसी के पास 5 लाख रुपए कर्जा आ जाता है, या बहुत बड़ा आगे में तूफान आ गया, यानी किसी कारण तूफान, ये नहीं कि हवा वाला, मतलब कोई ऐसा भयंकर घटना घटने वाला है उसके सामने, तो वो अपने आप को सहन नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। तो वैसी आत्महत्या क्या है? कायरता। कायरता बोले तो आत्महत्या। अब हमारे अंदर वो इम्यूनिटी पावर ही नहीं है कि हम किसी चीज को फेस कर सके। हम अगर किसी चीज को लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो सफलता मिलती है, और जो लड़ नहीं पाता है वही आत्महत्या कर लेता है, याद रखना, ठीक है? आत्महत्या कायरता है। लेकिन आदर्श मृत्यु क्या है? जो देश के लिए मर मिटे, देश में जनता को यह शिक्षा दे कि नहीं, हम अपने देश के लिए मर रहे हैं, तो ही क्या है? आदर्श मृत्यु है। जैसे ये तीनों महापुरुष को मिला, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि आत्महत्या केवल कुछ दुखों से बचने के लिए करते हैं। दुख है, शरीर में बहुत कष्ट है, इससे अच्छा मर जाते हैं। मर गया तो कष्ट नहीं जाता है और बोझ पड़ जाता है, इसलिए आत्महत्या कभी भी नहीं करना चाहिए। आप लड़िए। अरे जिस तरह से समुद्र है, समुद्र में लहरें आती है जाती है, आती है जाती है, क्या उसमें मछली रहना छोड़ देते हैं? सांप रहना छोड़ देते हैं? कोई भी जंतु छोड़ देते? नहीं, उसका सामना करते हैं, और जो सामना करते हैं वही क्या होता है? विजय होता है, वही आगे बढ़ता है। उसी तरह से हम मनुष्य के जीवन में दुखों का तो अंबार है, उसका सामना करते रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं और आप वरन मैं कहूँगा, हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ है। कहता है हम दोनों, यानी कि सुखदेव और भगत सिंह कह रहे हैं कि हम दोनों क्या, हम दोनों तो अभी जीवन शुरू किए थे। जन्म हुआ था कब? 1907 नहीं भगत सिंह का, बता, और 1931 में कितना साल हुआ? 23-24 साल ही हुआ ना। तो इतना में ही क्या कि अभी तो हम लोगों का जीवन शुरू हुआ है, हमने अभी कष्ट देखा कहाँ है, लेकिन देश के लिए कुछ करने जा रहे हैं। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रतिस्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं। कहता है हम दोनों तो बहुत बात भी कर रखा है रूसी क्रांति संबंधित, रूस के बारे में, उसमें दुख सब के कोई बारे में बात नहीं किया है। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की भी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख नहीं ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता है।
हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्ति, चिंता, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिनको हम स्वयं आरंभिक संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। मतलब क्रांतिकारी। आज सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जेल में हैं। पूरा दुनिया जान रहा है कि ये तीनों जेल में है। चारों तरफ हाहाकार मच गया है कि इन तीनों को, जो कि क्रांतिकारी है, इन तीनों को जेल कर लिया गया है, जेल में रखा गया है। वो उपासक है, मतलब उपासना पर बैठा हुआ है, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। ये चारों तरफ फैल गया है और यही आपस में ये सब बात कर रहे हैं। हम लोगों तो और मतलब हम लोगों को क्रांति के श्रेणी में लगा दिया है कि हम लोग एक छोटे से उम्र के होके भी क्रांति के लिए तैयार है, देश के लिए तैयार है, देश को आज़ाद करने के लिए तैयार है। मैं आपको बताता हूं कि जेल में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, भगत सिंह बोल रहे हैं सुखदेव को, मैं आपको बता रहा हूं, यही जगह है, स्थान है जेल। जेल में आदमी को पूरा टाइम मिलता है, क्योंकि बाहर हैं तो कल शादी में जा सकते हैं, कल फलना जगह जा सकते हैं, चिलना जगह जा सकते हैं, ये हम स्वतंत्र है। लेकिन जब जेल में चले जाएंगे, जेल में मेरा मन नहीं, कहाँ जाना शादी, अब जेल में तो कहाँ शादी जाएंगे, तो उसमें पर्याप्त टाइम मिलता है। वहीं पे उसको है कुछ से कुछ लिखने का, अपने आप को कुछ करने का, इम्प्रूव करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, मैंने इस विषय की कुछ साहित्य पढ़ा और जेलों में ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। स्वाध्याय का भाग है स्वयं कष्टों में, और जेल में सबको पूर्ण टाइम मिलता है। आप जेल से कहाँ जाओगे, वही छोटा सा दरवाज़ा, छोटा सा रूम रहेगा, आप उससे उधर इधर घूमो, आप हाँ उसमें बोलिए हमें पेज चाहिए, कलम चाहिए, कुछ से कुछ चाहिए, वो सब आपको उपलब्ध किया जाएगा और आप आराम से कुछ लिख सको। आपको पढ़ने का कुछ मन है, आप उसका किताब मंगाइए, आप बेशक पूरा किताब पढ़िए, फिर दूसरा किताब मंगाइए। बहुत अच्छा जगह होता है जेल। लेकिन हाँ, वो आम इंसान के लिए नहीं है। कोई गलत किया है, कोई कुछ ऐसे काम किया है जो कानून अपराध है, वो जेल चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जेल में अगर वो सुधारना है अपने आप को, तो वहाँ से वह सुधर कर आ सकते हैं। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदीगृह में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता लौटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय में पूर्णतः परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो? रूस की बात करें, रूस में ना राजनीतिक बंदियों का बंदीगृह में यही सब मिला था, फ्री था, इसलिए वहाँ पे ना सैनिक तख्ता पलट हो गया, जिस कारण से वहाँ का जो सरकार थी वह बदल गया। ठीक है, क्या भारत में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। केवल यह कर देना दूसरा कोई इस काम को कर लेगा, यह इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जाता है। याद रखना, जो आपको वर्क मिला है आप करिए। ऐसा नहीं है हम कहेंगे जैसे नल कहीं खुला है बंद कर देते हैं, दो हम क्या बंद करेंगे, कोई दूसरे कर देगा। तो इस तरह से करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप सुधरिए ना, आप सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, आप खुद नहीं सुधरेंगे तो देश क्या सुधरेगा? देश में तो आप भी है ना, आपका भी गिनती हो रहा है। इसलिए ये दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। यहाँ जैसा कहा गया है कि केवल यह कर देना है कि दूसरा कोई कर लेगा। एगो हम नहीं बनेंगे सेनानी, अगर हम एगो नहीं बनेंगे क्रांतिकारी, तो भारत में तो ढेरी क्रांतिकारी, ढेरी लोग हैं, वही बन जाएगा क्रांतिकारी। सिर्फ कह देने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने का अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देना देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं, उन सबसे पृथक रहने के लिए आपको जो तर्क दिए हैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख है या नासमझ है,
वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। कहने का मतलब, भगत सिंह अपने पत्र में सुखदेव जी को यह बताते हैं कि क्रांतिकारी बनना आसान नहीं है। क्रांतिकारी बनने के लिए हमारे अंदर बहुत ज्ञान होना चाहिए, दूसरे की परवाह नहीं करना चाहिए। हमें यह परवाह नहीं करना चाहिए कि मेरी माँ है, कल के डेट में मुझे पकड़ के फांसी दे देंगे, माँ का क्या होगा। जो क्रांतिकारी हुआ यह कदापि नहीं सोचते। अगर ये सोच ले कि अगर हम क्रांतिकारी में जाएंगे तो क्या देश बदल जाएगा, हमारे एक से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कहना क्रांतिकारी के लिए कभी भी सत्य नहीं है। क्योंकि आप बढ़िए, गांधी जी तो एक ही थे ना। गांधी जी क्या किए, वो सिर्फ कहता है मुझे अपने आप पे विश्वास है, मुझे अपने आप पे विश्वास है, आप लोग मेरा साथ दो या न दो, मुझे अपने आप पे विश्वास है और ईश्वर पे विश्वास है, मैं सफल होऊंगा। सही है, महात्मा गांधी की यही बातें आगे चलकर क्या असहयोग आंदोलन, सविनय भारत छोड़ो आंदोलन, उन्हीं का तो देन है। आगे चलते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगिरी का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप इसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं। सपोज ये बोल रहा है कि भगत सिंह, अगर आपको लगता है कि बंदीगिरी मतलब जेल, बंदीगिरी का अगर रहन सहन आपको ठीक नहीं लगा तो आप आंदोलन कर सकते हैं। मान लो कि हम हैं बंदीगृह हैं, हमें वहाँ का क्रांतिकारी हमको पकड़ के रख दिया है, हमको चावल दे रहा है, देना था इतना तो देता है, इतना था, रोटी देना का 10 गो देता है, 2 गो, पानी 1 गिलास देता है। कहने मतलब अगर आपके साथ बुरा अत्याचार हो रहा है जेल में, तो आप इसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। संभवतः आप यह कहेंगे कि यदि संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसे आर लेकर साधारणतया निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्न में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते हैं। अरे बहुत लोग हैं जो अभी जेल में कहेगा हम क्रांतिकारी में घुसेंगे, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आता है कहता अरे एक बार जेल गए अब नहीं जाएंगे, भागो अब क्रांतिकारी में नहीं जाएंगे। ऐसा सब कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा। कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालने के लिए हमें इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल किया है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। क्रांतिकारी में मुट्ठी भर ही तो आदमी है। तो आगे चलते हैं। कहता है आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगिरी के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उसमें भी उसके विचार वही होंगे। सपोज करो कोई जेल गया किसी कारण से और 14 साल तक जेल में रहा, 14 वर्ष तक जेल में रहा, तो क्या आप बता सकते हो उसका मन बदला होगा कि नहीं, उसका प्रवृत्ति बदला होगा कि नहीं। 14 वर्ष तक तो जो भी काम किया वो मने मन सोचेगा कि अब दोबारा अगर ये काम करेंगे फिर 14 वर्ष तक मेरा तो ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाएगा, अब क्या करेंगे। बस इसी बात को लेकर चर्चा चल रहे हैं भगत सिंह और सुखदेव में। तो क्या 14 वर्ष तक जो जीवन काट लिया है क्या उसमें कुछ विचार बदलेंगे। तो कहते हैं कि जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का होता है उसके समस्त विचारों को रोक कर रख देता है। बोले थे ना जेल में वह अपना सब विचार खत्म हो गया, शादी का बात है, फलना का बात है, चिल्ला कुछ नहीं उसके पास रहा, सब वहां पे कट हो गया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का था हमारे विचार के अनुकूल था, फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे। क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में ना उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता। यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं।
यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, कदापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। हम लोग क्या है, हम आप सब क्या है, समय की उपज। अभी समय जैसा है वैसा कार्य कर रहे हैं, समय वैसा नहीं होगा, कार्य वैसा नहीं कर पाएंगे। मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचार वाले व्यक्ति उत्पन्न किया है। देखो सवाल है कि साम्यवाद का जन्मदाता माना जाता है कार्ल मार्क्स को, लेकिन यह कहना गलत है। यह साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स नहीं है, बल्कि असल में यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, औद्योगिक जो हुआ था, औद्योगिक क्रांति, उसी के समय कौन आया, कार्ल मार्क्स। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय परिस्थिति प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह हमने इस विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। सुखदेव, मैं भगत सिंह बोलते, मैं आपसे बस एक ही विनती करूंगा कि हमने जो कार्य को आगे बढ़ाया है, भारत को स्वतंत्र करने का, अंग्रेजी सरकार के कानों तक मेरी बात पहुंचाने का, अगर हम बीच में रुक जाएंगे तो यह कार्य असफल होगा। इसलिए हमें चाहे जो हो जाए लड़ना है, इस कार्य को आगे बढ़ाना है। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जेल में कितना दबाव डालें, शायद आपको याद बता देना चाहता हूँ जेल के बारे में। किसी से अगर कोई बात को उगलवाना होता है तो उसे फिल्म सब में दिखाता है, टांग देता है, डंडा से पिटाई करता है, फिर पैर को बांध देता है, एड़ी में बहुत मोटा लेके मारता है, ठीक है। फिर क्या होता है, पानी, फिल्म सब के बारे में ऐसा अक्सर ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर जब ऐसा समय आता है, ऐसा सिचुएशन तो करता है, पानी से उसको करता है और बिजली बल्ब ऊपर में रख देता है, पूरा पावर वाला बिजली बल्ब जला देता है आँख के आगे, ताकि आँख पूरी तरह से वो डर जाए, ठीक है। ऐसा बहुत से टॉर्चर किया जाता है, जो कि वही बोल रही है। जेल में बहुत टॉर्चर करेंगे अंग्रेज, लेकिन हमें अपने पद से अलग नहीं होना है। जिसमें हम अपना कार्य करते थे उसमें नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निराशा बनाया जाता था, निशाना है ना। कहता है कि जब जेल से बाहर हमने बहुत काम किया, उस काम के लिए अंग्रेज हम पर बहुत दबाव डाला, बहुत प्रकार के कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी करने का गौरव अनुभव करते थे, वे भी हमको छोड़ दिए गए। सुखदेव, याद है ना आपको, जो हम सबके सामने कहता हम बहुत बड़ा क्रांतिकारी हैं इस देश के, समय आया तो वो भी भाग गया हम लोगों को छोड़ के, याद है ना। वे भी हमको छोड़ गए। क्या हुए, परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त न थी। फिर अपने आंदोलन प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क है, तो हम लोग फिर भी आगे बढ़ते रहे। क्या वो सब यातनाएं नहीं थी, वो सब परीक्षा युक्त समय था। क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचार को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है, जो जेलों में दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? हाँ, वैसा बहुत है क्रांतिकारी जो जेल में रहकर आया, टॉर्चर सहकर आया, फिर भी वो आया कहाँ, क्रांतिकारी में सम्मिलित रहा, वो भागा नहीं। यदि वह वाकुनिन ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया। आपको बता देना चाहता, बहुत ऐसे है भारत में क्रांतिकारी जो सर हर हमेशा जेल में रहता है। वो जेल से आया छूट के कोनो न कोनो कारण से फिर जेल कर देता है, ऐसा है, लेकिन वो देश के लिए है।
मनुष्य को अपने विश्वास पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। तो देखो, ये सबसे बड़ी बात बोल गए हैं कि मनुष्य को अपने विश्वास पर दृढ़ता होना चाहिए। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक बार देख लोगे, जरूर समझ आए। ये हमें अपने आप पे अडिग विश्वास है। उसी प्रकार से जो कोई कार्य करता है उसको भी अपने आप पे अडिग विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा वह कार्य सफल नहीं होगा। जैसे हम 2 जोड़ 2 भगा 2 करके बोल सकते हैं कि कितना हुआ, बोल सकते हैं ना कि कितना हुआ, 3। हमको अपने आप पे विश्वास है, अडिग विश्वास है, क्योंकि हमने सही कैलकुलेशन किया। उसी तरह से हमें अपने आप पे हमेशा विश्वास बनाए रखना है, तब कोई भी कार्य संभव हो सकता है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी बीज भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। आप इस विचार से ही घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियाँ भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देता है। क्या आपको याद है कि हम सब का जो मतलब ऐसा जगह जहां बम बनाते थे, तो ये बम बनाने के जगह पे हम बोले थे कि हम रखेंगे कौन सी विषैला कोई जहर। तो आपने क्या कहा था? ये गलत होगा, ये कभी भी घटना घट सकती है। लेकिन आत्महत्या की अनुमति भी आपने नहीं दी। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इस विचारों के अनुकूल कार्य किया होता तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक। अब हम सब विचार करके क्या करेंगे? अभी हम लोग कहाँ हैं? जेल में है। हम जान रहे हैं कि कुछ समय के बाद हम लोगों को फांसी लगेगी जरूर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एक और विशेष बात पे बता देना चाहता हूँ, जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग नहीं रखते हैं विश्वास कि ईश्वर है, पुनर्जन्म होगा, नरक और स्वर्ग है, दंड एवं पारितोषित है। ऐसा हम लोग सोचते हैं, भगवान ऐसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया, कहता है कि आपको एक बता दूं कि एक दिन दिल्ली से एक व्यक्ति को लाया मुझे पहचानने के लिए। तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ। उसका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उसको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचार वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता। मतलब हुआ कि दिल्ली से एक व्यक्ति को बुलाया कि आप पहचानो भगत सिंह में कौन है। तो वह व्यक्ति पहले यहाँ नहीं आया, पहले किसके? भगत सिंह के पिता के पास गया। कहा कि मुझे बुलाया गया है पहचानने के लिए, लेकिन मैं व्यर्थ ये सब में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश के लिए मर मिटना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ करूँगा तो दुनिया मेरे बारे में जाने। ठीक है, आशा है आप मुझे अनुमति देंगे मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। हमें पूरा विश्वास, भगत सिंह बोलते हैं कि अरे मृत्युदंड तो हमको लिखा है, हम जानते होगा ये, क्योंकि जैसा हमने काम किया है इस अंग्रेजों के द्वारा एक ही सजा देगा, क्या? मृत्युदंड। हम जान रहे हैं। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। मैं माफ़ी तो मांगूंगा नहीं, और मुझे आशा भी नहीं है अंग्रेजों से कि मुझे
छोड़ दे। मुझे कोई आशा नहीं आप सबसे। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। अगर मुझे क्षमा देगा तो मेरे साथ साथ सुखदेव, राजगुरु और जो भी इस जेल में कैद है सबको मिलना चाहिए, तब हम लेंगे, नहीं तो नहीं। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वास व्यापी हो। और इसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। अरे फांसी दीजिए ना, ये तो हम जान रही है, अब तो पूरा देश जान रहा है मेरे बारे में। अब अगर मुझे फांसी हो भी जाएगी हमें कोई गम नहीं, क्योंकि हमारे जैसा वीर अनेकों हो जाएंगे। अब सबके अंदर में यह विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम भी देश के लिए कुछ कर सकते। जब वो 23-24 साल का लड़का भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब कर सकते तो मैं क्यों नहीं। तो पूरा देश में यह बातें फैल जाएंगी। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मान पूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी है। जब देश के भाग का निर्माण हो तो किसी भी व्यक्ति का जो है ना उसका ये भुला देना चाहिए। क्या? उसकी जो भी मतलब उसके लिए जो भी है वो सब भुला देना चाहिए। ठीक है, यानी उसके भाग, कहता है जब देश के भाग का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? देश के बारे में। आज अगर मेरा नाम है तो जानते हो मेरा नाम किसके कारण से है? देश के कारण से। इसलिए देश का जब बात हो तो अपने बारे में सब चीज़ भूल जाना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत है, इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से है, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और समाधान का स्वागत कर सकता हूँ जब इसका प्रभाव स्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारे फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। हम ऐसा काम करें, हमें फांसी लगे और पूरा देश में मेरे बारे में अमिट पहचान हो। अमिट मतलब कभी मिटने वाला नहीं, ऐसा पहचान हो तो हम बेशक वो मौत वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं कि देश की जनता इस फांसी से कुछ सीख ले। तो गाइज, ये अध्याय आपको कैसा लगा आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनाने की बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में